हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा ये मार्केट को डीपली अंडरस्टैंड करने का फोर्थ लेक्चर है। पिछले 3 लेक्चर में हमने बहुत कुछ पढ़ा, मार्केट के बारे में बहुत कुछ समझा। अब आज से मेरे इस फोर्थ लेक्चर से हम बाइस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और आज से जो मेरे 3 से 4 लेक्चर्स आएंगे वो कम्प्लीटली बाइस के ऊपर रहेंगे। और इन लेक्चर्स के अंदर हम बाइस को डिटेल में समझेंगे। बाइस क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और किन किन तरीके से हम बाइस फाइंड कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अलग अलग कंडीशंस बताऊंगा, अलग अलग तरीके बताऊंगा जिससे आप बाइस फाइंड कर पाओगे। उससे होगा क्या, आपके बाइस फाइंड करने की स्किल्स बढ़ेगी, आपके बाइस फाइंड करने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा और उसी से आपकी बाइस फाइंड करने की एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। मुझे पता है आप जितने भी लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपने यूट्यूब पर किसी से तो बाइस फाइंड करने के बारे में सीखा होगा, मतलब आपको बाइस फाइंड की समझ है। तो काफ़ी हद तक आपके बाइस क्लियर होंगे। अगर नहीं है तो इन 3 से 4 लेक्चर से आपके बाइस क्लियर हो जाएंगे। और जिनको बाइस की समझ है तो उन लोगों की भी इन 3 से 4 लेक्चर्स में एक्यूरेसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलेगी बाइस फाइंड करने में। बाइस फाइंड करना मार्केट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको बाइस फाइंड करना आ गया मतलब आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इजी हो गई है। अब सिर्फ आपको एंट्री लेनी है। जैसे आपने बाइस के थ्रू ये फाइंड कर लिया कि मार्केट इस जगह से निकलेगा और यहाँ तक वो जाने वाला है। आपने बाइस के थ्रू ये पता लगा लिया कि मार्केट क्या करेगा, इस जगह से निकलेगा और यहाँ तक वो जाने वाला है। अब मान लो जैसे आपको पता है कि मार्केट में कोई एक प्रोडक्ट है, वो अभी 5 रुपए का मिल रहा है। मैं बहुत कम ले रहा हूँ, वो अभी 5 रुपए में मिल रहा है। आपको पता है कि आने वाले 5 या 10 दिन के अंदर वो प्रोडक्ट 5 रुपए से कितने तक जाने वाला है। ठीक है, तो वो कितने रुपए तक जाने वाला है? 50 रुपए तक। अब आपको ये पता है, आपको ये समझ में आ चुका है कि प्राइस अभी 5 रुपए का है और वो 50 रुपए तक जाने वाला है। अब आप मुझे ये बात बताओ कि इसको आपको खरीदना इजी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। मतलब क्या आप यही वेट करोगे कि मैं इसको 5 रुपए पे ही खरीदूंगा वरना इसको नहीं खरीदूंगा। आपको पता है कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ रही है। मान लो वो 5 रुपए से 7 रुपए हो गई, तो आप इसे 7 रुपए पे भी खरीदोगे ना, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो प्राइस है वो आने वाले टाइम में 50 रुपए तक जाने वाली है। मान लो इसकी प्राइस 10 रुपए हो गई, तो आप इस टाइम ये नहीं देखोगे कि ये मुझे महंगा मिल रहा है। आपके माइंड में ये होगा कि हाँ, मुझे ये 10 रुपए पे भी मिल रहा है लेकिन इसको जाना 50 रुपीज तक है, तो मैं इसे बीच में से भी ले सकता हूँ। सेम अगर आपको बाइस पता है, आपको आपने अपने बाइस फाइंड कर लिए हैं और आपको पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, तो अब आप एंट्री बहुत जगह से ले सकते हो। आपको एंट्री लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एंट्री वाले लेक्चर में इसको और डिटेल में समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपको ये समझ में आ गया कि प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है। प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो हमें बीच में बहुत सारी एंट्रीज लेनी पड़ेगी। तो देखो, जैसे हम प्राइस को डेली के पीओआई से डेली की लिक्विडिटी तक देख रहे हैं, तो उस प्राइस को डेली पीओआई से डेली लिक्विडिटी तक जाने में 6-7 दिन लगते हैं। तो अब 6-7 दिन तक मुझे भी पता है कि आप लोग उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। तो अब आप इतने दिन तक अगर ट्रेड होल्ड नहीं कर पाओगे तो क्या करना है? तो अब आपको इसके अंदर मल्टीपल एंट्रीज लेनी पड़ेगी। अब मल्टीपल एंट्रीज ऐसे ही होगी, आपको पता है प्राइस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। मान लो प्राइस 50 रुपीज तक आ रहा है,
तो आपने एक एंट्री 5 पे ली और 20 पे निकाल दी, और दूसरी एंट्री 15 पे ली और 30 पे निकाल दी। तो आपको ऐसे एंट्री करनी पड़ेगी। मतलब अगर आपके 22 क्लियर होंगे तो एंट्री भी ऑटोमेटिक क्लियर होगी। इसीलिए आपको 22 पे ज़्यादा फोकस करना है, हम एंट्री में बाद में फोकस करेंगे। तो देखो, आपको आज का लेक्चर थोड़ा रिपीटेटिव लग सकता है, क्योंकि आपने YouTube पे किसी से तो 22 के बारे में पढ़ा होगा। तो आपको ये लेक्चर थोड़ा रिपीटेटिव लग सकता है आज। और आपको क्यों रिपीटेटिव लग सकता है? क्योंकि मैं इस लेक्चर में आपको 22 को शुरुआत से एक्सप्लेन करूँगा। तो मैं ऐसे नहीं करूँगा कि आपको बीच में से कोई टॉपिक उठा के मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ अगर 22 इतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं इसकी एक एक कड़ी जोड़ के आपको सिखाऊं, क्योंकि हम आगे और तरीके से 22 फाइंड करना सीखेंगे। और अलग अलग तरीक़ों से भी कैसे हम 22 फाइंड कर सकते हैं, हम उसके बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक दिन की कैंडल कैसे बनेगी वो फाइंड करना, और उसमें एंट्री कैसे लेनी है, ये सब कुछ हम सीखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें एक डायरेक्शन फाइंड करना आना चाहिए। हमें एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए, जो कि मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन होती है। ओवरऑल वो किस जगह से कहाँ तक वो जाने वाला है, और ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। और आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो आपको ये चीज़ तो पता होगी कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक चलता है। तो मार्केट किन किन की लेवल के बीच में चलता है? लिक्विडिटी और पीओआई के बीच में। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया किन किन के बीच में मूव करता है, पीओआई और लिक्विडिटी के बीच में। अब पीओआई क्या होती है मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो देखो, पीओआई वो जगह होता है जहाँ पे बिग प्लेयर्स एंट्री करना चाहते हैं, जहाँ पे बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व होना चाहते हैं, बिग प्लेयर्स मार्केट में आना चाहते हैं। पीओआई सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे समझो जहाँ पे बिग प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं। तो अब क्या हर पीओआई पे बिग प्लेयर्स आते हैं? तो नहीं, ये कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हर पीओआई पे बिग प्लेयर्स आते ही आते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें देखने पड़ते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमें देखनी पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हमें समझनी पड़ती है। तो हाँ, अगर ये हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स अपनी एंट्री बना रहे हैं। और वो सब क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। लेकिन फिलहाल पीओआई एक ऐसी जगह है जहाँ पे बिग प्लेयर्स अपनी एंट्री करना चाहते हैं। तो अब समझ लो, यहाँ पे बिग प्लेयर्स अपनी एंट्री बना रहे हैं, यहाँ पे बिग प्लेयर्स आ गए हैं। तो यहाँ पे बिग प्लेयर्स क्यों आए हैं, आप उनकी एक साइकोलॉजी समझो कि बिग प्लेयर्स मार्केट में क्यों आए हैं। अब मान लो जैसे आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ठीक है, आपने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया है। अब आपने वो बिजनेस क्यों स्टार्ट किया है, आपका मोटिव क्या है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? तो हर कोई जो बिजनेस स्टार्ट करता है वो यही चाहता है कि उसका प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होने का मतलब कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा है, तो जैसे आपने अगर कोई 10 रुपीज़ में प्रोडक्ट खरीदा है, तो आप चाहते हो अगर मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदने में 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो अब जब मैं इस प्रोडक्ट को बेचूंगा तो एटलीस्ट 15 रुपए में तो बेचूं, तो जिससे मेरा क्या हो, 5 रुपए का प्रॉफिट हो। आप कभी ये नहीं चाहोगे कि मैंने 10 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीदा है तो उसे मैं मार्केट में आके 5 रुपए में बेचूं। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। हर कोई चाहता है अगर उसने कोई इन्वेस्टमेंट की है, उसने कहीं पे पैसा लगाया है, तो उसके बदले में उसे अच्छा रिटर्न मिले। और रिटर्न कब मिलेगा? जब आपकी शॉप या आपका कोई बिजनेस है या आपका जो प्रोडक्ट है उसे खरीदने के लिए कस्टमर आएंगे, मतलब दूसरे लोग आएंगे
ऐसा नहीं कि आप ही खरीद रहे हो। अगर आप ही खरीदोगे तो उससे आपको प्रॉफिट नहीं होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब दूसरे लोग आके आपसे उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो सेम अगर पीओआई पे बिग प्लेयर एंटर्स हुए हैं, बिग प्लेयर्स वही है ना जो मार्केट को चलाते हैं, तो वो अगर मार्केट के अंदर एंटर हुए हैं तो वो अब क्या चाहते हैं कि अगर उन्होंने पैसा लगाया है तो उनको प्रॉफिट हो, और उनको रिटर्न मिले, और उनको प्रॉफिट हो। और उनको प्रॉफिट कब होगा? जब रिटेलर का नुकसान होगा और जब किसी और का एसएल जाएगा। और एसएल कहाँ होते हैं? लिक्विडिटी पर। तो एसएल कहाँ होते हैं? लिक्विडिटी पर। मैंने आपको बताया है कि एसएल कहाँ होते हैं? लिक्विडिटी पर। और लिक्विडिटी का मतलब ही वही होता है कि वहाँ पर बहुत सारे एसएल है, और ऐसी जगह जहाँ पे एसएल पड़े हैं उसे ही लिक्विडिटी कहेंगे। तो इसीलिए जब पीओआई से मार्केट निकलता है, पीओआई से प्राइस मूव करती है, तो वो कहाँ तक जाती है? लिक्विडिटी तक। और क्यों जाती है लिक्विडिटी तक? क्योंकि अगर बिग प्लेयर्स ने पैसा लगाया है तो वो चाहते हैं कि उनका प्रॉफिट हो। और उनका प्रॉफिट कब होगा? ध्यान से सुनना, ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। इससे आप बिग प्लेयर्स की थिंकिंग समझ रहे हो कि अगर वो पीओआई पे एंटर हो रहे हैं तो वो क्या चाहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट हो। और प्रॉफिट कब होगा? जब सामने वाले का नुकसान होगा, जब सामने वाले के पैसे जाएंगे। और पैसे कब जाएंगे? जब उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। और उनके स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं? लिक्विडिटी पर। मोस्टली जो ऐसे लोगों के होते हैं वो लिक्विडिटी पे ही होते हैं। और इसीलिए जब मार्केट पीओआई से निकलता है, प्राइस पीओआई से निकलता है, तब वो कहाँ जाता है? लिक्विडिटी पर। अब लिक्विडिटी, लिक्विडिटी का मतलब है कि जो आपको प्रोडक्ट, मतलब कि वो प्रोडक्ट अब आपको महंगा मिल रहा है। लिक्विडिटी का मतलब है कि हम ऐसी जगह आ गए हैं जहाँ जो प्राइस है उसकी एक्चुअल रेट से ज़्यादा में आपको मिल रहा है। लिक्विडिटी मतलब आप पूरे मार्केट में ऐसी जगह स्टैंड कर रहे हो जहाँ पे आपको एक्चुअल दाम से ज़्यादा में प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जैसे मान लो ये 10 रुपए का प्रोडक्ट था और आपने 15 रुपए में बेचा। आपने खरीदा 10 में था और 15 में बेचा, मान लो जैसे। तो अब आप ऐसी जगह पे खड़े हो, तो जैसे मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, अब आप ऐसी जगह खड़े हो जहाँ पे आपको यही प्रोडक्ट जो आपने 10 में खरीदा था, तो समझ लो ये अब जो प्रोडक्ट है जो आपने 10 में खरीदा था वो आपको 13 रुपए में मिल रहा है। यहाँ पे कितने रुपए में मिल रहा है? समझ लो 13 रुपए में मिल रहा है। तो अब आप बोलो, क्या आप इस प्रोडक्ट को 13 रुपए में खरीदोगे? क्या नहीं, आप इसको यहाँ पे नहीं खरीदोगे। और क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि इस प्रोडक्ट को आप और भी सस्ते में ले सकते हो। तो हमेशा बिग प्लेयर्स यही चाहते हैं कि वो कभी ऊपर में बाई ना करे। तो वो कभी भी मार्केट में प्राइस को हायर दाम में खरीदना नहीं चाहते हैं। और क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि उस प्रोडक्ट को वो एक्चुअल रेट से ज़्यादा में खरीद रहे हैं, और ज़्यादा में खरीदने के कारण उनको पता है कि अगर उन्होंने यहाँ से बाई किया तो वो उन्हें महंगा भी मिलेगा, और जब वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा तब उनको प्रॉफिट कम होगा। और बिग प्लेयर्स हमेशा यही चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कब होगा? जब प्राइस वापस नीचे आएगा। नीचे आएगा मतलब इसकी प्राइस जब वापस से कम होगी। इसीलिए जब मार्केट लिक्विडिटी पे होता है तब वो क्या करता है? वापस कहाँ पे जाता है? किसी ना किसी पीओआई पे। और क्यों प्राइस पीओआई से लिक्विडिटी पे जाता है? क्योंकि जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो वापस उसे सस्ते में खरीदना चाहते हैं। इसलिए प्राइस जब भी लिक्विडिटी पे होता है तब वापस से कहाँ पे जाता है? पीओआई पे। तो जैसे मान लो यहाँ पे उन्हें वो प्रोडक्ट 13 रुपए में मिल रहा था, और यहाँ पर उन्हें वो वापस 10 रुपए में मिल गया। और अब मान लो जैसे वो क्या कर रहे हैं,
अब इस प्रोडक्ट को यहाँ पे वापस 15 रुपए में बेच रहे हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है, अगर वो यहाँ से उस प्राइस को, उस प्रोडक्ट को 13 में खरीदते और 15 में बेचते तो क्या होता, उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम होता। और जबकि वो उस प्रोडक्ट या प्राइस को 10 रुपए में खरीद रहे हैं और वापस 15 में बेच रहे हैं, तब उन्हें मुनाफा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। इसीलिए हम जब भी प्राइस पीओआई पे होता है तब हम क्या कहते हैं, अगर पीओआई से प्राइस लिक्विडिटी पर जा रहा है तब उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे मेन बाइस होंगे। और वो मेन बाइस क्यों क्यों होंगे, क्योंकि उनके ये जो प्राइस पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है इसके अंदर बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे और प्राइस जो है वो सस्ते से महंगे दाम की ओर जा रहा होता है। प्राइस क्या कर रहा है, सस्ते से महंगे की ओर जा रहा होता है। तो जैसे समझो, अगर ऐसे सेलिंग का भी स्ट्रक्चर है, मार्केट ऐसे लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है और यहाँ पे आप किसी पीओआई पे हो, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे जैसे आप पीओआई पे हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, बस रिवर्स प्रोसेस कर रहे हो, ये भी आपके मेन बाइस ही है। बस हम क्या कर रहे हैं, पहले बेच रहे हैं और बाद में खरीद रहे हैं। बस ये थोड़ा उल्टा प्रोसेस होता है, हम क्या कर रहे हैं, पहले प्राइस को खरीदेंगे और फिर बेचेंगे। तो जैसे समझो, यहाँ पे प्राइस आपको 100 रुपीज़ में मिल रहा है और आप इसे 100 रुपये में बेच रहे हो। जैसे समझ लो कि ये कोई आपका प्रोडक्ट ही है, इसे आप 100 रुपये से बेच रहे हो और इस प्राइस को यहाँ पे आते आते इसकी रेट कितनी हो गई, 50 रुपये। तो अब हुआ क्या, आपने महंगे में बेचा और सस्ते में उसको वापस खरीद लिया, तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया ना 50 रुपये। तो ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है, ये जो हम कर रहे हैं ये बस रिवर्स प्रोसेस ही है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे रिवर्स बाइस है, ये हमारे मेन बाइस ही है। जैसे समझो, अगर हम किसी भी पीओआई पे एंटर हो रहे हैं और लिक्विडिटी पर निकल रहे हैं ना, तो वो हमारे मेन बाइस ही है। तो जैसे यहाँ पे सेलिंग का था तो हम यहाँ पे सेलिंग कर रहे थे और यहाँ पे बाइंग का था तो हम बाइंग कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, जब प्राइस पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, वो हमारे होते हैं मेन बायस। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, मेन बायस। अब मेन बायस हमारा हो गया, तो जब हमारे मेन बायस हो गए तब हम क्या कर रहे हैं, लिक्विडिटी पे आ गए। और अब जब हम लिक्विडिटी पर आ गए तब हमारा काम क्या है, वेट करना। और किस चीज़ का वेट करना, कि प्राइस यहाँ से क्या करे, वापस नीचे आए, हमें कम दाम में मिले और इसको हम महंगे दाम में बेच सके। तो ये जो प्राइस लिक्विडिटी से पीओआई तक आता है ये होते हैं हमारे रिवर्स बायस। तो ये क्या होते हैं हमारे रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस मतलब, अगर आप यहाँ से यहाँ तक ट्रेड ले रहे हो तो ये आपके बायस के अपोजिट डायरेक्शन वाली ट्रेड है। और ये जो आपकी ट्रेड है ये ट्रेंड के अगेंस्ट में आपकी ट्रेड है और इसको आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ले रहे हो। और ये जो ट्रेड है ये आपकी मेन बायस वाली ट्रेड से कम एक्यूरेसी वाली ट्रेड हो सकती है। क्यों ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये एक रिवर्सल ट्रेड है और एक्चुअल ट्रेड क्या होगी, पीओआई से लिक्विडिटी तक बनेगी। लेकिन ये क्या है, एक रिवर्सल ट्रेड। तो अब आपको इतना समझ में आ गया, तो अब आपको और क्लियर हो गया होगा कि मार्केट क्यों पीओआई से लिक्विडिटी की तरफ जाता है और लिक्विडिटी से वापस पीओआई की तरफ आता है। और कभी कभी क्या होता है ना, तो हमारा अब ट्रेंड चल रहा होता है और ना ही अपना डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। इन दोनों में से कुछ भी नहीं चल रहा होता है। तो उस टाइम में मार्केट क्या कर रहा होता है, कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, एक ही जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रहा है।
तो अब कंसोलिडेशन के अंदर क्या हो सकता है? तो मार्केट पीओआई से लिक्विडिटी और लिक्विडिटी से पीओआई तक तो जा सकता है, लेकिन वो और क्या चीज कर सकता है? पीओआई से पीओआई भी मूव कर सकता है। पीओआई से पीओआई भी मूव कर सकता है और लिक्विडिटी से लिक्विडिटी भी वो मूव कर सकता है। मार्केट क्या कर सकता है? पीओआई से पीओआई भी मूव कर सकता है और लिक्विडिटी से लिक्विडिटी भी मूव कर सकता है। तो उस कंडीशन में वो मार्केट ऐसे भी मूव कर सकता है। और ऐसा होता कब है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फिक्स नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जब भी मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन होता है, उसकी रेंज छोटी होती है। तो मान लो इस छोटी सी रेंज के अंदर वो कंसोलिडेशन कर रहा है। जब इस छोटी सी रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है, तब अगर वो पीओआई से पीओआई मूव करेगा, तब अगर वो पीओआई से पीओआई मूव करेगा, तो तब उसके पास इतना फ्यूल नहीं होगा। फ्यूल मतलब, तब उसके पास फ्यूल नहीं होगा मतलब, मार्केट का फ्यूल क्यों होता है? लिक्विडिटी। तो देखो यहाँ पे मार्केट क्या करता है? पीओआई से पीओआई मूव करता है, तो उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता है। तो जो स्मॉल कंसोलिडेशन होता है ना, तो उसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट क्या करे? पीओआई से पीओआई मूव करे। यहाँ पे कोई पीओआई होगा, उसको टैप करके नीचे आ जाए, और यहाँ पे कोई पीओआई होगा, उसको टैप करके मार्केट क्या करे? वापस ऊपर चला जाए। फिर यहाँ पे कोई पीओआई होगा जिसको मार्केट टैप करके नीचे आ जाए। मार्केट ऐसे मूव कर सकता है। तो अब क्या फिक्स है कि मार्केट स्मॉल कंसोलिडेशन में ऐसे ही मूव करेगा? तो नहीं, ये फिक्स नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। और अगर मार्केट में जो कंसोलिडेशन की रेंज है वो बहुत बड़ी है, तब मार्केट क्या करेगा? मैं बात करता हूँ। तब मार्केट क्या कर सकता है? लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव कर सकता है। जैसे मार्केट ने इस स्विंग की लिक्विडिटी ली और यहाँ से नीचे गिर गया, फिर क्या किया? मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और यहाँ से ऊपर चला गया। और जैसे समझो मार्केट ऐसे मूव कर रहा है, फिर यहाँ पे इक्वल हाई की लिक्विडिटी ली, इनकी लिक्विडिटी क्लियर की, फिर ऐसे इसकी लिक्विडिटी लेके मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन में मूव कर सकता है। तो ये एक कंसोलिडेशन फेज होता है। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहता हूँ, एज अ बिगनर आपको यहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। और अगर यहाँ पे आप ट्रेड कर भी रहे हो, तो यहाँ पे जो आपकी ट्रेड में लोड साइज थी, उससे हाफ लोड साइज में आपको यहाँ पे ट्रेड करना चाहिए। और ये मैं आपको एक एडवाइस दूंगा। और प्लीज़ पहले आप बड़े टाइम फ्रेम को मास्टर करो। मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, और मैं जो आपको करने को कह रहा हूँ, उसको मास्टर करो। फिर ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आप लोअर टाइम फ्रेम को भी मास्टर कर लोगे और आप सब कुछ मास्टर कर लोगे। तो उससे पहले मैं जो आपको रूल्स बताता हूँ, मैं जो आपको कहता हूँ, उसको आप फॉलो करो। तो देखो, मैं आपको क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि ये गलतियाँ मैंने या ये मिस्टेक्स मैंने पहले की हुई है। अब एक मेंटोर से सीखने का मतलब क्या होता है? एक मेंटोर से सीखने का मतलब क्या होता है? जिसने एक्चुअल में ट्रेडिंग की है, उससे सीखने का मतलब क्या होता है? मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है। मान लो मुझे ट्रेडिंग सीखने में 2 साल लगे। मुझे क्यों 2 साल लगे? क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा मिस्टेक की होगी। मुझे बताने वाला कोई नहीं था। मेरी मिस्टेक्स को मैंने खुद ऑब्जर्व करके सही करना पड़ा। तो समझ लो, मुझे अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव करने में और मेरी गलतियों को ऑब्जर्व करके उनको सही करने में 2 साल लगे। क्या क्या मिस्टेक होती है ये समझने में 2 साल लगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी मेरे जैसे सेम मिस्टेक करो और आपको भी इतना टाइम लगे।
इसलिए जो मैंने स्टार्टिंग में गलतियां करी है, मैंने जो फॉलो नहीं किया है, वो मैं आपको सीधा यहाँ पे बता रहा हूँ, ताकि आप उन्हें डायरेक्टली फॉलो करो और जो मैंने मिस्टेक की है वो आप लोग ना कर पाओ। तो मैं जो आपको करने की कह रहा हूँ, मैं जो आपको सिखा रहा हूँ, उसको अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर आप रूल्स को ब्रेक करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि मुझे शॉर्टकट चाहिए और मुझे इजी मनी चाहिए और फटाफट पैसा चाहिए, तो यार बहुत मुश्किल है। आप जैसे मेरी वीडियो देख रहे हो ना, तो आप मान लो अगर इससे प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो फिर आप किसी और की वीडियो देखोगे, और फिर आप उससे भी प्रॉफिटेबल नहीं हुए तो फिर आप तीसरे मेंटोर की वीडियो देखोगे। और आप लोगों में से काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको 3-4 साल या उससे भी ज़्यादा मार्केट में हो चुका है, लेकिन वो अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए और वो किसी और पर डिपेंडेंट है। तो यही कारण हो सकता है कि जो ट्रेडिंग में रूल्स होते हैं, उन रूल्स को आप लोगों ने फॉलो नहीं किया होगा। आपने सीखा सब कुछ है, आपको आता भी सब कुछ है और आपको पता भी सब कुछ है, फिर भी आप ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहे हो। तो उसका रीज़न यही है कि आप जो रूल्स है उनको आप ब्रेक कर रहे हो और जो रूल्स है उनको आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप उन रूल्स को फॉलो करो और आप मार्केट को समझो। तो मैं आपको बताता हूँ ना कि बड़ा टाइम फ्रेम यूज करना है, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग लगता है, मुझे पता है ये बात। लेकिन उस बोरिंग काम को आपने कर लिया और आपने वहाँ पे कंसिस्टेंसी दिखा दी, वहाँ पे अपना डिसिप्लिन दिखा दिया, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। तो चलो, मैंने ये आपको बता दिया कि मार्केट क्या करता है, लिक्विडिटी से पीओआई और पीओआई से लिक्विडिटी क्यों मूव करता है, वो भी मैंने आपको सिखा दिया है। जब मार्केट में कंसोलिडेशन होता है तब मार्केट क्या करता है, पीओआई टू पीओआई भी मूव कर सकता है और लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी भी मूव कर सकता है। और ये क्या होता है, ये क्यों होता है, वो सब कुछ मैं आपको एक बार चार्ट पे समझा देता हूँ। तो चलो एक बार चार्ट पे चलते हैं। तो देखो, ये आ गए हम चार्ट, गोल्ड के चार्ट पे। और चार्ट आप कोई भी देख सकते हो, सब में प्रोसेस सेम होता है, लेकिन ये आगे हम चार्ट पे हैं। तो देखो, मैं आपको यहाँ से पूरा बताता हूँ, और देखो जो मैं बोल रहा हूँ तो उसमें मैं इम्पोर्टेंट्स पॉइंट भी बोल सकता हूँ। सो प्लीज़ आप उसको नोट करके चलिएगा और उसको एक बार लिख लेना, ताकि जब आप रिवाइज करो ना, क्योंकि रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम चीज़ें भूल जाते हैं। और जब आप रिवाइज करो तब आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़े। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप उन पॉइंट को भी पढ़ोगे ना, तो जब आपको वापस सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे देखो, तो देखो ये है जैसे हमारा एक पीओआई। तो ठीक है, ये एक है हमारा पीओआई। जब प्राइस पीओआई से निकला है तब हम क्या देखेंगे कि मार्केट क्या करे, किसी ना किसी लिक्विडिटी को हंट करे। तो यहाँ पे लिक्विडिटी कौन सी है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी कौन सी है, यहाँ पे है एक ये स्विंग हाई, ये स्विंग हाई एक लिक्विडिटी है। और दूसरी लिक्विडिटी कौन सी है, ये एक स्विंग हाई अपनी दूसरी लिक्विडिटी है। ये दो स्विंग हाई लिक्विडिटी है। अब मार्केट पीओआई से निकला, मार्केट ने एक लिक्विडिटी को हंट कर दिया है, मतलब हमारे जो बायस थे वो टन हो गए हैं। तो जब हमारे बायस टन हो गए तब मार्केट क्या करेगा, किसी ना किसी पीओआई पे आएगा। तो मार्केट क्यों किसी पीओआई पे आएगा, क्योंकि बिग प्लेयर्स चाहते हैं कि वो सस्ते दाम में खरीदे। अब देखो, बिग प्लेयर्स जितनी ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे उन्हें उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा प्रॉफिट करने के लिए उनको बहुत सारी क्वांटिटी खरीदनी पड़ेगी। और खरीद कब पाएंगे, जब सामने वाला बेच रहा होगा। तो ठीक है, जब सामने वाला खरीदेगा तभी तो बिग प्लेयर्स खरीद पाएंगे। तो जब वो बेच ही नहीं रहे होंगे तब वो मार्केट को या प्राइस को कैसे खरीदेंगे। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स भी होते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे आ रहा है, और जैसे ही मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी, इसके नीचे क्या किया, क्लोजिंग दे दी,
तो अब जो सारे रिटेल ट्रेडर है वो क्या सोचेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। तो ऑब्वियसली एक सेलिंग का स्ट्रक्चर चल ही रहा था और सबका माइंडसेट पहले से ही सेलिंग में था। और अब जो ये सेलिंग का माइंडसेट है, बहुत सारे एसएमसी आईसीटी ट्रेडर यहाँ पे रुक गए होंगे। क्यों रुक गए होंगे? क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक आ गया है। लेकिन जब ये ऑर्डर ब्लॉक भी ब्रेक हुआ, इसके नीचे मार्केट गया, तो प्राइस एक्शन वाले तो ठीक है, लेकिन जो एसएमसी आईसीटी भी ट्रेड करने वाले हैं वो भी क्या करेंगे? सेल करने लग जाते हैं। और एक यही वो ट्रैप है जहाँ सबके माइंड में ये डाल दिया जाता है कि हाँ, मार्केट जो है अब यहाँ से सेलिंग में जाने वाला है, कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। और इसी का फायदा उठा के यहाँ पे बिग प्लेयर्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करते हैं और फिर मार्केट क्या करता है? यहाँ से ऊपर चला जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम यहाँ पे ट्रैप तो हो ही रहे हैं कि ये ब्रेक हो गया है, फिर भी मार्केट क्या करेगा? यहाँ से ऊपर जाएगा। तो देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपको कभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, मान लो आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ कंफ्यूजन होता है, आपको मार्केट की इमेज क्लियर नहीं दिख रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो वो समझने के लिए, मार्केट की इमेज क्लियर करने के लिए, तब आपको क्या करना है? 1 आवर को छोड़ के उसको 4 आवर पे ऑब्जर्व करना है। जब आप 1 आवर से उसको 4 आवर पे ऑब्जर्व करोगे, तब बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और मान लो जैसे आप मार्केट को 4 आवर पे ऑब्जर्व कर रहे हो और अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है कि मार्केट कहाँ जा सकता है, आपके बायस क्लियर नहीं हो रहे हैं, तब आपको क्या करना है? इससे हाई टाइम फ्रेम, 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके आपको ऑब्जर्व करना है। अब अगर आपको 1 डे में कंफ्यूजन है, आप अगर डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो और अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पे कंफ्यूजन है, आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये समझ नहीं आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाना चाहता है या नीचे जाना चाहता है, आपको इसमें कंफ्यूजन है, आपके बायस क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तब आपको क्या करना है? 1 वीक के टाइम फ्रेम को देखना है। जैसे जैसे आप टाइम फ्रेम को बढ़ाते जाओगे, आपके माइंड में सब कुछ क्लियर होता जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे क्या हुआ? मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेक तो कर दिया। जब इसको ब्रेक किया, तब आप क्या करोगे? एक बार 1 वीक के टाइम फ्रेम पे जाओ, क्योंकि आपको देखना है एक्चुअल में बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर ट्रेपिंग हो रही है, तो आपको इसका आंसर मिलेगा इससे बड़े टाइम फ्रेम पे। तो मैं आपको एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। तो ये आ गया मैं वीकली टाइम फ्रेम पे। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखो कहाँ पे ट्रेपिंग हो रही थी? यहाँ पे। तो जब आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे गए, तब आपको यहाँ पे क्या दिखा कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक पे है। मतलब मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे लिक्विडिटी लेके नीचे आ रहा है। तो जब मार्केट नीचे आ रहा है, तब मार्केट कहाँ तक आ सकता है? वीकली ऑर्डर ब्लॉक तक। तो जब आपको ये पता पड़ा कि मार्केट वीकली ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा है, तब आपको माइंड में क्लियर हुआ ना कि मार्केट क्या कर रहा है। जब मार्केट डेली पे ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा था कि मार्केट यहाँ से सेल जाने वाला है, मार्केट में यहाँ से सेलिंग आने वाली है, पर आपने डायरेक्टली एक टाइम फ्रेम पे विश्वास नहीं किया। आपने क्या किया? उसके एक ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे जाके आप अपनी इमेज को क्लियर कर रहे हो। आप देखना चाहते हो कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। और जब हम बड़े टाइम फ्रेम पे गए, तो जब आपको पता चला कि भाई यहाँ पे तो वीकली टाइम फ्रेम का या बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, तो जब वो सेलिंग है, तो वो सेलिंग ऐसे ही नहीं आ सकती। और क्यों? क्योंकि ये पीओआई भी वर्क करेगा। तो हाँ, अब आपके दिमाग में, माइंड के अंदर ये क्लियर हो गया कि डेली टाइम फ्रेम तो हाँ, हमें सेलिंग दिखा रहा था, लेकिन आपको वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो जब भी मार्केट में आपको डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम आपको अलग अलग डायरेक्शन दिखा रहे हो, मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी मार्केट
डेली टाइम फ्रेम पे कुछ अलग दिखा रहा हो और वीकली टाइम फ्रेम कुछ अलग दिखा रहा हो, तब आपको हमेशा वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। ये भी आपको समझ में आ गया। तो अब वीकली टाइम फ्रेम को फॉलो करना है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप यहाँ से डायरेक्टली बाइंग कर दोगे। तो नहीं नहीं, आप डायरेक्टली यहाँ से बाइंग नहीं करोगे। आप क्या करोगे, यहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करोगे। आप यहाँ पे क्या करोगे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करोगे और फिर यहाँ से बाइंग करोगे। ठीक है, ये हो गया। तो आपको क्या करना है, जब भी एक टाइम फ्रेम पे आपको कंफ्यूजन हो तो उसके एक बड़े टाइम फ्रेम पे उसको देखना शुरू करो और उसको तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो। उससे आपकी इमेज क्लियर होगी। और अगर आपकी बड़े टाइम फ्रेम में इमेज क्लियर हो रही है, आपको कंफर्मेशन मिल रही है, तो आप बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करो। तो ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन मैं आपको एक बार मार्केट में चार्ट पे पीओआई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीओआई भी दिखा देता हूँ। आपने कई बार देखा होगा, लेकिन चलो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। तो मैं एक बार सब कुछ रिमूव करता हूँ और आपको सब कुछ स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। तो ये सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया। तो अब देखो देखो क्या होता है। आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि मार्केट एक रेंज में है। तो जब मार्केट रेंज में है, तब हम क्या करेंगे, जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा हम उसी से ही ट्रेड लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट रेंज के अंदर पहले बीओआई से मूव नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर इतनी पावर ही नहीं है कि वो पहले बीओआई से ही मूव करना स्टार्ट कर दे। दो तरह के मार्केट होते हैं, एक होता है ये रेंजिंग मार्केट और एक होता है ये ट्रेंडिंग मार्केट। दोनों मार्केट के अंदर हमें अपने बिहेवियर को और अपने माइंड को थोड़ा चेंज करना पड़ता है। जो हम इसमें फॉलो करते हैं वो हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते, और जो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं वो हम यहाँ पे फॉलो नहीं कर सकते। और ये बात आपको समझनी होगी, मार्केट के हिसाब से खुद को बदलना होगा। ऐसा मत करना कि आप एक ही चीज को पकड़ के बैठिए, चाहे कैसा भी मार्केट हो। मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना एक स्मार्ट मूव होता है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, मार्केट एक पीओआई पे आया, इसने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। तो जब मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, यहाँ पे मार्केट आया है, यहाँ पे बिग प्लेयर्स एंटर हुए हैं। ये आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स एंटर हो गए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बड़ी इमेज दिखा रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मार्केट एक ऑर्डर ब्लॉक पे आया है और मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर कहाँ तक जाएगा, एक लिक्विडिटी तक। अब मार्केट एक लिक्विडिटी तक चला गया, उसने एक लिक्विडिटी हंट कर दी। तो देखो यहाँ पे कैसे मूव हुआ था, मार्केट ने एक पीआई को टेप किया और सीधा ऊपर। तो मार्केट ने क्यों ऐसे मूव किया, क्योंकि ये जो बायस थे, क्योंकि वो हमारे डायरेक्शनल बायस थे, वो हमारे मेन बायस थे। लेकिन जब मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली, तो देखो मार्केट लिक्विडिटी लेके इतना फास्ट रिवर्स नहीं हुआ। उसने यहाँ पे क्या किया, ट्रैप किया। मार्केट ने यहाँ पे कैसे मूव किया, एक दिन लिक्विडिटी लेके नीचे आया, फिर इनसाइड बार बनाई, फिर इन सब की वापस लिक्विडिटी ली और फिर नीचे आया। तो ऐसा यहाँ पे क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बायस है अपने ऊपर से नीचे तक वो रिवर्सल बायस है, वो हमारे एक्चुअल बायस के अगेंस्ट में है। लेकिन यहाँ पे जो था वो हमारा डायरेक्शन बायस था, वो हमारा मेन बायस था, इसीलिए मार्केट ने क्या किया, पीओआई को टैप किया और फटाफट रिवर्स हो गया। तो देखो जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है और नीचे कोई पीओआई बन जाता है, पीओआई मतलब एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बन जाता है, तब वो उस प्राइस के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। ये समझ लो, ये जो एरिया होता है ना एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक वाला,
तो ये वाला जोन इस प्राइस के लिए क्या होता है, एक मैग्नेट। मतलब ये क्या करता है, प्राइस को अपनी ओर हमेशा अट्रैक्ट करता है। प्राइस कितनी भी ऊपर चली जाए लेकिन वो एक बार तो पीओआई पे आएगी ही आएगी। तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया है और ये क्या है, प्राइस के लिए एक मैग्नेट। तो प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे आएगी आएगी। और जब प्राइस यहाँ पे आई तो देखो यहाँ पे मार्केट ने कैसे बिहेव किया, मार्केट ने इसको टेप किया, डिस्प्लेसमेंट हुई रिटेस्ट और फास्ट ऊपर। मार्केट फास्ट ऊपर चला गया। क्यों ऊपर चला गया, क्यों मार्केट यहाँ से फास्ट ऊपर चला गया, क्योंकि ये हमारे डायरेक्शनल वाइज थे और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी हैंड कर ली। तो मार्केट यहाँ पे ऐसे मूव करता है। फिर से देखो मार्केट यहाँ पे पीओआई पे आया, पीओआई से लिक्विडिटी और फिर से पीओआई से लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ पे सब रेंज में होता है तब ऐसे मूव करता है। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने आपको पता चल गया, कब पता चला, जैसे आपने यहाँ पे ट्रेड ली थी, आपने मेन एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से अपनी ट्रेड ली थी, आपको नहीं पता था, जैसे आपने यहाँ से अपनी ट्रेड ली और या तो आप यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी, यहाँ जब लिक्विडिटी हैंडल हो जाती है तब अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हो। यहाँ पे जहाँ पे भी अपनी ट्रेड को क्लोज कर, मैं आपको एक एक कैंडल को भी ऑब्जर्व करना आगे सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल हम एक डायरेक्शन फाइंड करना सीख रहे हैं। उस डायरेक्शन के अंदर एक एक दिन की कैंडल कैसे प्रेडिक्ट करनी है वो भी हम आगे सीखेंगे, वो भी हम बाइस के अंदर ही सीखेंगे। लेकिन फिलहाल हम एक डायरेक्शन फाइंड करना सीख रहे हैं। तो डायरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमें उसमें एक ही ट्रेड लेनी। तो जैसे मैंने एक डायरेक्शन फाइंड कर ली, ऑब्वियसली ये एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक था। तो जैसे मार्केट में ये एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक था, तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप यहाँ से ट्रेड लो और यहाँ तक होल्ड करो, नहीं होल्ड कर पाते सब लोग। लेकिन मान लो अगर एक ही वीक के अंदर प्राइस यहाँ से यहाँ तक जाता है तब आप उसको होल्ड कर पाते हैं। लेकिन मार्केट इतना कंसोलिडेशन के बाद में इस लिक्विडिटी को हंट किया तो आप इतने दिन थोड़ी होल्ड कर पाते थे। तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे मल्टीपल एंट्रीज देनी पड़ती है। उन मल्टीपल एंट्रीज के लिए आपको एक एक दिन की कैंडल को फाइंड करना आना चाहिए कि वो कैंडल कैसे बनेगी। तो ये जो बायस के 3-4 लेक्चर आएंगे, हम उन्हीं में से एक लेक्चर में एक एक दिन की कैंडल कैसे बनती है, उसको कैसे समझना है, उसके बारे में हम उस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल देखो, आपने यहाँ से अपनी एंट्री ली थी, आपको नहीं पता था कि मार्केट इसको ब्रेक कर देगा, आपको नहीं पता था कि मार्केट क्या करेगा, इसकी लिक्विडिटी लेके नीचे आएगा या मार्केट इसको तोड़ देगा, आपको कुछ नहीं पता था। लेकिन मार्केट क्या करता है, आपको आपका टारगेट देके इसको ब्रेक कर देता है इस रेंज को और कंटिन्यूसली ऊपर जाने लगता है। तो जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है और बहुत सारे एफवीजीज बना रहा है तब आपके माइंड में आ गया, तो ये जो मार्केट है ये अब ट्रेंडिंग मार्केट में शिफ्ट हो रहा है। एक तो इसने मार्केट ने क्या किया, इस रेंज को ब्रेकआउट दिया और अब कंटिन्यूसली अपसाइड जा रहा है। तो आपको पता चल गया कि मार्केट एक ट्रेंडिंग फेज में है। जैसे समझो कोई एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूसली अपसाइड जा रही है, तो उसके लिए मुश्किल है कि वो वापस पीछे आए और फिर ऊपर जाए, ऐसे वापस पीछे आए और फिर ऊपर जाए। तो वो ऐसे नहीं करेगी, वो क्या करेगी, कंटिन्यूसली अपने मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। तो मार्केट यहाँ पे भी ऐसा ही करेगा। तो जब यहाँ पे प्राइस कंटिन्यूसली अपसाइड जा रही है तब मार्केट ऐसे नहीं करेगी कि यहाँ से इस लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करना आएगी, फिर यहाँ से इसको टैप करना आएगी और ऐसे मूव करेगी। तो मार्केट ऐसा बिहेव नहीं करेगी। तो मार्केट क्यों ऐसा बिहेव नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट के पास में एक मोमेंटम है। और ये मोमेंटम कहाँ से आया, जब मार्केट ने इतना ज़्यादा कंसोलिडेशन किया तो अब इस कंसोलिडेशन के अंदर मार्केट ने बहुत सारी लिक्विडिटी कलेक्ट की। तो उसी का कारण है कि ये जो मूवमेंट इतना फास्ट आ रहा है, ये इस कंसोलिडेशन के ब्रेक होने के कारण आ रहा है। तो जब इतना मोमेंट आ रहा है तब भाई आपके दिमाग में समझ में आ गया कि मार्केट
जब मैं यहाँ पे क्या कर रहा था कि लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड ले रहा था, तो आप क्या कर रहे थे कि मार्केट लास्ट एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, मार्केट लास्ट ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा, तभी हम अपनी ट्रेड ले रहे थे। हम इस एफवीजी से भी, लास्ट एफवीजी से भी ट्रेड नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे मार्केट अब क्या करेगा, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर ब्लॉक तक आएगा ही नहीं। तो मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, पहले एफवीजी से ही ऊपर जाएगा। क्यों करेगा ऐसा, क्योंकि मार्केट के पास में मोमेंटम है ऑलरेडी, मार्केट ने बहुत सारी लिक्विडिटी ले ली। तो देखो मार्केट क्या कर रहा है, एफवीजी से ही ऊपर जा रहा है। तो आपने ये कैसे समझा, जब आपने मार्केट को अच्छे से देखा, आपने मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व किया, तो अब आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट ऐसे भी हो सकता है और मार्केट ऐसे भी हो सकता है। तो फिर से मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, अब रेंज कर रहा है। तो जैसे आपने मार्केट को यहाँ पे देखा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो लोअर लो बना रहा है। और यहाँ पे एक और, जैसे मैं बताता हूँ, मार्केट पे यहाँ एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे क्यों नहीं आया। जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और मार्केट अब सेलिंग के ऑर्डर ब्लॉक पे है, तो मार्केट ने नीचे कोई ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनाया। मतलब मार्केट को क्या करना चाहिए था, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके इसकी लिक्विडिटी या मार्केट को यहाँ तक नीचे आना चाहिए था। तो जैसा कि आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि वहाँ पे समझाते हैं कि मार्केट क्या करता है, अगर एक पीओआई पे आया और वहां से अगर निकला है तो मार्केट क्या करेगा, अगर ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट क्या करेगा, अगर उसको ऊपर जाना है तो वो नीचे एक और पीओआई बनाएगा, उसको टैप करेगा और फिर ऊपर जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपने यूट्यूब पे देखा होगा कि मार्केट क्या करता है, जैसे मार्केट ने किसी पीओआई को टैप किया और अब ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे भी अगर सेलिंग का पीओआई है तो मार्केट क्या करेगा, इसको टैप करके नीचे आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक डेली का पीओआई और बन जाएगा, उसको टैप करके मार्केट क्या करेगा, अपनी फाइनल लिक्विडिटी एंड करेगा। तो यहाँ पे देखो, आपने यूट्यूब पे ऐसा देखा होगा कि लोग ऐसे समझाते हैं, तो उसके हिसाब से मार्केट ने क्या किया, इस पीओआई को टैप किया, इसका काम खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे कोई 1 डे का पीओआई नहीं है, मार्केट ने क्या किया, इस पीओआई को टैप किया, तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, इसकी लिक्विडिटी है यहाँ तक नीचे आना चाहिए था, इस ऑर्डर ब्लॉक तक। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि मार्केट अगर इस सेलिंग के पीओआई को टैप किया तो मार्केट नीचे क्यों नहीं आ रहा है। तो अब कन्फ्यूजन दूर कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया है कि मार्केट में अगर आपको एक टाइम फ्रेम पे समझ नहीं आ रहा है तो उससे बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके उस प्राइस को, उस मार्केट को समझने की कोशिश करो। तो मैं एक बार सब कुछ रिमूव करता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूँ। तो हमने क्या किया, हमें डेली में कंफ्यूजन था, तो कंफ्यूजन दूर कैसे होगा, हम उससे एक बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे, हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो देखो अब तक क्या हो रहा था, मार्केट क्या कर रहा था, फास्ट मूव करता है और डेली के पहले पीआई को लेके ऊपर चला जाता है। तो अब वो प्रोसेस क्या हो रहा है, मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम पे हो रहा है। मार्केट इतने दिनों तक डेली के पीओआई से फर्स्ट पीओआई को, फर्स्ट एफपीजी को लेके ऊपर जा रहा था, अब वो सेम प्रोसेस वीकली टाइम फ्रेम पे करना चाहता है। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई प्रोसेस छोटे टाइम फ्रेम पे होता है और फिर मार्केट क्या करता है, अपने ऑर्डर को और लिक्विडिटी को बढ़ाने के लिए सेम प्रोसेस उससे बड़े वाले टाइम फ्रेम पे करता है। जैसे इतने दिन मार्केट डेली के फर्स्ट एफईजी से जा रहा था, तब मार्केट अब क्या करेगा, अगर वीकली के फर्स्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे आया तो सेम प्रोसेस मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट क्या करे, वीकली के फर्स्ट एफईजी को लेके ही वापस अपसाइड के लिए निकल जाए। तो अब जो डेली में हो रहा था वो अब वीकली में हो रहा है। तो जब आपने वीकली देखा तब आपके माइंड में इमेज क्लियर हुई कि डेली में तो कुछ नहीं है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, उसका क्या कारण हो सकता है, ये वीकली का फर्स्ट व्यू है। तो अब देखो जैसे मार्केट क्या करता है,
जैसे ये 1 आवर का एक पीओआई है, मार्केट क्या करता है, इस पीओआई पे आता है। जैसे मार्केट क्या कर रहा है, 5 मिनट में से लोअर लो बनाते हुए इस पीओआई को टैप करता है, और फिर यहाँ से क्या करता है मार्केट, इसको टैप किया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसके लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, फिर यहाँ से इसके लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। और जब मार्केट ने क्या किया, तीसरी बार इस पीओआई को, मार्केट ने तीसरी बार यहाँ से ऊपर गया, तब मार्केट ने क्या किया, इसके लास्ट एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप नहीं किया। वो क्या करता है, यहाँ से इस फर्स्ट एफईजी को लेके ऊपर, और यहाँ से भी इस फर्स्ट एफईजी को लेके ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मार्केट जो है हर एक टाइम फ्रेम के पीओआई को रेस्पेक्ट देता है। मार्केट हर एक टाइम फ्रेम पे पीओआई बनाता है, और मार्केट हर एक पीओआई के टाइम फ्रेम को रेस्पेक्ट देता है। तो जैसे यहाँ पे समझो, मार्केट क्या कर रहा है, 5 मिनट में यहाँ से ऐसे 3 कैंडल बनाई, और मार्केट क्या कर रहा है, ऐसे कैंडल्स बना रहा है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे 5 मिनट में 3 कैंडल्स बनाई, और यहाँ पे भी 3 कैंडल्स बनाई। तो मतलब मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे वीक आके इस पहले पीआई को टैप कर रही होगी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब आप सोचोगे कि मार्केट क्या कर रहा है, आपका मूव मिस हो गया यहाँ पे, तो मार्केट बहुत ज़्यादा तेजी से ऊपर निकल गया। तो नहीं, मार्केट ने क्या किया, अगर आप इसको 15 मिनट में देखोगे, तो मार्केट क्या करेगा, जैसे आप इसको 15 मिनट में देखोगे, तो ये 3 कैंडल मिला के एक कैंडल, और ये 3 कैंडल मिला के एक कैंडल, और ये 3 कैंडल मिला के एक कैंडल। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, 15 मिनट में एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे हर 5 मिनट के पहले पीओआई को टैप करता, तो यहाँ पे कभी भी 15 मिनट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी नहीं बनता। तो मार्केट ऐसे मूव करता है। ये टॉपिक अभी बताने वाला नहीं है, मे बी आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन आप समझो मार्केट ऐसे ही मूव करता है। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा था, पहले 5 मिनट के एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा था, और फिर उनको टैप करना बंद कर दिया, क्योंकि मार्केट को 15 मिनट में एफईजी ऑर्डर ब्लॉक बनाना था। और जब वो 15 मिनट के एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जा रहा होगा, तब एक दो बार मार्केट क्या करेगा, एक दो बार 15 मिनट के एफईजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, और फिर बाद में उनको भी टैप करना बंद कर देगा। और जब मार्केट 15 मिनट के एफईजी ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करना बंद कर दे, तब आपको ये समझ जाना है कि मार्केट क्या कर रहा है, 30 मिनट या 1 आवर पे पीओआई बनाना चाहता है। तो मार्केट इसीलिए वो इनको टैप नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट को उसके बड़े टाइम फ्रेम पे पीओआई बनाना है। तो मार्केट ऐसे हर टाइम फ्रेम पे पीओआई बनाता है, इसीलिए वो फर्स्ट पीओआई से मूव करता रहता है। तो सेम ऐसा ही डेली टाइम फ्रेम पे हो रहा था, क्योंकि उसको वीकली टाइम फ्रेम पे पीओआई बनाने थे। तो जैसा वो डेली पे कर रहा था, वैसा ही प्रोसेस अब वो वीकली पे कर रहा है। तो देखा आपने, मतलब जब भी आपको एक टाइम फ्रेम पे कंफ्यूजन हो, तब आप क्या करो, उससे बड़े टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके मार्केट को समझने की कोशिश करो, तब आपका वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, वीकली फर्स्ट पीओआई फर्स्ट एफईजी से मूव कर रहा है। तो आपको पता चल दिख गया कि मार्केट कैसे पीओआई टू लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टू पीओआई मूव करता है। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि यही पीओआई वर्क करेगा। यहाँ पे बिग प्लेयर्स आ रहे हैं, ये जो पीओआई है, जब मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है, तब इस पीओआई में इतनी पावर है कि ये मार्केट को वापस रिवर्स कर सके। ये हमें पता कैसे चलेगा कि यही पीओआई वर्क करेगा। तो आपने बहुत बार यूट्यूब पे किसी से देखा होगा कि वो बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, और उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना पड़ेगा, या फिर एक डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। तो देखो, अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हो,
तो जब आप मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते हो तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। क्यों क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि वहाँ आप एक प्रॉपर कंफर्मेशन ले रहे हो, लेकिन सिर्फ आप एक डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, लेकिन वो भी एक कंफर्मेशन है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट से थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन एक्यूरेसी उसकी भी अच्छी होगी। और जैसे टाइम फ्रेम भी आपको पता है कि अगर 1 डे का पीओआई है तो एटलीस्ट हमें 1 आवर में तो डिस्प्लेसमेंट या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना ही है। और अगर वीकली का पीओआई है तो एटलीस्ट 4 आवर में हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। और 1 आवर में चार्ट को देखना और ऑब्जर्व करना बहुत बोरिंग होता है। और क्योंकि जब हम बैक टेस्टिंग करते हैं ना, तो जब हम रिप्ले मोड को ऑन करते हैं तब तो 1 आवर की कैंडल है वो एक एक मिनट क्या एक एक सेकंड के अंदर बन जाती है। तो वहाँ पे हमारे माइंड में क्या होता है कि ये प्राइस जो है वो तो बहुत फास्ट मूवमेंट करती है। तो आप देखोगे कि मार्केट ने क्या किया, 1 आवर के पीओआई पे आया, ऐसे पीओआई पे आया, ऐसे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लास्ट पीओआई को टैप करके ऐसे एक्सपेंशन कर दिया। लेकिन जब हम रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे मैं एक बार यहाँ पे यहाँ यहाँ पे शिफ्ट होके देखता हूँ एक बार, तो जब हम यहाँ पे 1 आवर में शिफ्ट होते हैं तब इनके मूवमेंट को देखना बहुत बोरिंग होता है। 1 आवर में कैंडल के मूवमेंट को देखना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। हमें लगता है कि क्या मार्केट यार इतना स्लो मूव कर रहा है, कहीं मेरा ट्रेड मिस ना हो जाए, कहीं मेरा प्रॉफिट मिस ना हो जाए। और ये हमारी साइकोलॉजी होती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, मार्केट को 5 मिनट पे देखते हैं और 1 मिनट पे देखते हैं, क्योंकि तब हमें बहुत सारे सेटअप मिलते हैं। तो देखो 5 मिनट के अंदर क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे ना तो स्ट्रक्चर क्लियर है और ना ही आपके पीओआई क्लियर है। आपको यहाँ पे भी पीओआई दिख रहा होगा, यहाँ पे भी पीओआई है, यहाँ पे भी पीओआई है। इतने सारे पीओआई दिख रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि कौन से पीओआई से मार्केट ऊपर जाने वाला है। ना तो आपका इसके अंदर पीओआई क्लियर है, ना ही स्ट्रक्चर क्लियर है, ना ही आपकी लिक्विडिटी क्लियर है। तो इतने सारे पीओआई है, किसको रेस्पेक्ट देनी है किसको नहीं देनी है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। हम यहाँ से बाई करेंगे, मार्केट ऊपर चला गया, फिर यहाँ से सेलिंग कम ट्राई करेंगे, फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आया और हमारा एसएल ले लिया, फिर यहाँ से अपन सेलिंग की, मार्केट थोड़ा नीचे आया और फिर से हमारा एसएल ले लिया। तो आपको ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आप एक इससे एक बड़े टाइम फ्रेम पे जाओगे, आप 5 मिनट से 15 मिनट पे गए, अब आपको पहले के कंपेयर में कम पीओआई दिखेंगे और कम लिक्विडिटी दिखेगी। और जितने ज़्यादा कम दिखेंगे आपका माइंडसेट है वो थोड़ा सा क्लियर होगा, आपके माइंड में जो आप चार्ट देख रहे हो वो थोड़ा क्लियर होगा। अब आप 15 मिनट से 30 मिनट पे जाते हो, मैं एक बार चार्ट को 30 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ, तो अब आपको और भी कम पीओआई दिखेंगे। मार्केट ये एक पीओआई है, इसी को रेस्पेक्ट देके ऊपर जा रहा है। और जैसे आप 30 मिनट से 1 आवर पे जाते हो तो आपको अब और कम पीओआई दिखेंगे और आपको और कम लिक्विडिटी दिखेगी। तो जैसे आपको ये एक पीओआई दिख रहा है, मार्केट इसी को रेस्पेक्ट देके ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ पे और कम पीओआई दिख रहे हैं। और जितने ज़्यादा कम पीओआई दिख रहे हैं आपके पास ट्रेड करने के लेवल कम होते जा रहे हैं और उन लेवल की एक्यूरेसी बढ़ती जा रही है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप हमेशा 1 आवर को फॉलो किया करो। आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको प्रॉफिटेबल बनना है, आपको अपने अकाउंट को ग्रो करना है, मेरी सिर्फ एक बात मान लो, 1 आवर से नीचे मार्केट को देखो ही मत। हाँ, एक बार आप 1 आवर को मास्टर कर लो और उसके बाद जाओ लोअर टाइम फ्रेम पर, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन प्लीज़ पहले 1 आवर को मास्टर करो। ये टाइम फ्रेम आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। आप सीरियस हो ट्रेडिंग को लेके, मुझे पता है। सो प्लीज़ 1 आवर को फॉलो करो। मान लो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम को यूज़ करते हो तो आपको बहुत कम पीओआई दिखेंगे। अगर आपकी डायरेक्शन एक बार गलत, जैसे यहाँ पे एक बाइंग का है और यहाँ पे आपको एक सेलिंग का भी
ऑर्डर ब्लॉक मिल गया। इसमें अगर आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लोगे तो 1 आवर के हिसाब से 5 मिनट में कंफर्मेशन लेके जब आप ट्रेड लोगे, आपको नहीं पता कि मार्केट में सेलिंग हो रही है बाइंग हो रही है, मान लो आपने यहाँ से सेल किया तो भी आपको इस 1 आवर के पीओआई से इतने पॉइंट मिल जाएंगे कि आप एनपीएसएल पे निकल सकोगे। और अगर मैं एक साइकोलॉजी की बात बताऊं तो लोग यार ऐसे लेना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा हमेशा प्रॉफिट ही हो। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी मिल जाए जिससे हमारी एक्यूरेसी 80 से 90% हो जाए, तो हो जाएगी, बाइस को मास्टर कर लो और 1 आवर पे ट्रेड लो तो भी हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे एक एसएल दे रहे हो तो ये एक तरह का बिजनेस है आपके लिए। ट्रेडिंग को आप ऐसे समझो कि आप एक बिजनेस कर रहे हो। जब आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप एक फैक्ट्री वगैरह लगाते हो तो उसमें आप बहुत सारा खर्चा भी करते हो। आप सामान लाते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देते हो, तो ये सब देते हो ना। तो ट्रेडिंग के अंदर भी आप ये समझो, आप अगर आपका एक एसएल लगा है ना तो वो आप एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो। ये जो आपका बिजनेस है इसमें अगर आपका एसएल लग रहा है तो वो एसएल क्या है, आप इस बिजनेस का एक इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपके एसएल कम हो और आपके टीपी ज़्यादा हो। वो कैसे होगा, वो पॉसिबल कब होगा, जब आप स्टार्टिंग में बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे। अगर आप स्टार्टिंग में छोटे टाइम फ्रेम पर ही अटकते रह जाओगे तो ओवर ट्रेडिंग भी होगी, बहुत ज़्यादा लॉसेस भी होंगे और आपका कैपिटल भी ब्लो हो सकता है। इसीलिए प्लीज़ मेरी एक बात मानो, 1 आवर से नीचे मत जाओ। ये जो हमारे पीओआईज है, ये जो पीओआई है, हमें कंफर्मेशन कब होती है कि यहाँ पे बिग प्लेयर्स एंटर हो गए हैं, हमें भी अब एंटर करना है, हमें भी अब ट्रेड लेनी है और यहाँ से अब मार्केट अब अपनी लिक्विडिटी की तरफ जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। या डिस्प्लेसमेंट। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 1 आवर का चार्ट है, मैं 1 आवर पे शिफ्ट करता हूँ तो मैं आ गया 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, तो देखो मार्केट ने क्या किया। जब पहले पीआई को टैप किया तो देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे टैप करके जंप किया। ऑब्वियसली बात है कि हम इस जंप के अंदर एंटर नहीं होंगे और हम इस जंप को सिर्फ देखेंगे। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे है, यहाँ पे। पर हम डिस्प्लेसमेंट पर भी एंट्री लेते हैं तो सिर्फ हम इस जंप को ऑब्जर्व करेंगे। तो मार्केट ने ये जंप तो किया, लेकिन क्या इसके अंदर कोई एफवीजी बना, हमें हमेशा ये देखना है कि क्या इस जंप के अंदर एफवीजी बना। तो अब ये एक इंडिकेशन है कि एफवीजी का ना बनना मतलब ये एक फेक मूव हो सकता है। ये क्या हो सकता है, एक फेक मूव, इसके अंदर हमें एंट्री नहीं लेनी है। ये आपको समझ में आ गया। ये एक फेक मूव है, यहाँ पे कोई भी बिग प्लेयर्स एंटर नहीं हुए हैं। तो दूसरा, हमें सिर्फ वेट करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ वेट करना है। तो देखो हमें कितना वेट करना है। जैसे मार्केट ने इस पीओआई को टेप किया उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 मतलब इस पीओआई को टेप करने के बाद में आपको 19 घंटे बाद ट्रेड मिल रही है। इसको टेप करने के बाद आपको 19 घंटे बाद ट्रेड मिल रही है। तो आपको इतना वेट करना पड़ेगा, तब आप परफेक्टली ट्रेड ले पाओगे। तो ये हो गया, आपने ये देख लिया कि मार्केट ने पीओआई को तो टेप किया, लेकिन ये जो मूवमेंट है, ये जो मूव आया है, तो ये जो मूव आया है ये फेक मूव है, इसके अंदर कोई भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है। फिर आपने वेट किया, मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली और फिर एक और जंप दिया। तो फिर आपने और वेट किया, फिर जब मार्केट ने यहाँ से जंप लिया तब आपने देखा कि मार्केट ने क्या किया है, एफवीजी बनाए हैं। यहाँ पे भी एफवीजी बनाया और यहाँ पे भी एफवीजी बनाया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि बिग प्लेयर जो है उन्होंने एंट्री बनाई है, वो एंटर हुए हैं यहाँ पे।
और बिग प्लेयर्स एंटर होने के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हुआ है। मतलब ये एक और कंफर्मेशन है कि मार्केट अब बाइंग की तरफ जाना चाहता है। और क्यों जाना चाहता था? क्योंकि हर बार क्या थे, सेलर्स स्ट्रांग थे, वो मार्केट को सेल करके लेके आ रहे थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि बायर्स स्ट्रांग हुए और मार्केट को एक जंप दिया और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट भी हुई। और देखो मार्केट ने क्या किया, जहां से लास्ट टाइम सेलिंग आई थी बायर्स ने क्या किया, उसके भी ऊपर तक मार्केट को लेकर गए। तो मतलब बायर्स अब स्ट्रांग हो रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, ये रहा लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। तो अब आपको क्या करना है, 1 आवर के लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का वेट करना है। जैसे मान लो अगर मार्केट इसके लास्ट ऑर्डर ब्लॉक तक आता ही नहीं और ये यहाँ से पहले एफपीजी को लेके ऊपर चला जाता, तो जाने दो। क्या हो रहा है, आपका एक ट्रेड मिस हो रहा है ना। लेकिन आप अपने रूल्स को फॉलो कर रहे हो, आप अपना डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हो। मार्केट यहाँ पे लास्ट पीओआई पे आया, यहाँ पे भी आप डायरेक्ट एंट्री नहीं लोगे। आप एंट्री कब लोगे, जब यहाँ पे जो 1 आवर में आपने सेम कॉन्सेप्ट देखा ना, वही सेम प्रोसेस आप 5 मिनट पे देखोगे। ये जो सेम प्रोसीजर, ये सेम सेटअप आपने 1 आवर पे देखा है, वो आप 5 मिनट पे देखोगे। ये जो सेम प्रोसेस आपको 1 आवर पे दिख गया, मतलब आपको कंफर्मेशन हो गई। तो मार्केट क्या करने वाला है, अब इस डेली के पीओआई को रेस्पेक्ट देने वाला है, वो यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अब मान लो आपका यहाँ पे एसएल भी चला जाए तो आपको दुखी नहीं होना है, क्योंकि आपने अपने रूल्स को फॉलो किया है। यही रूल्स है जिनको अगर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आपका एक एसएल लिया है तो अगले आपको 5 टीपी भी देंगे। तो कभी भी आपको अपने रूल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो आपको ये सेम चीज़ अब 5 मिनट पे भी देखनी है और फिर अपनी एंट्री लेनी है। तो ऐसे आपको ट्रेड करना है। तो अगला देखो अब, तो यहाँ पे देखो, जब मार्केट ने इस डेली के पीओआई को टेप किया तब आपको क्या करना है, एक जंप का वेट करना है। तो मार्केट ने देखो यहाँ पे एक जंप लगाया। जब जंप लगा दिया तो अब आपको देखना है कि क्या इस जंप ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। क्या इस जंप के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है अपना? तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कितना दूर है, यहाँ से इतना दूर। तो इतना दूर है तो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो हुआ नहीं है। तो अब आपको देखना है कि क्या इसने एक एफपीजी बनाया है। ऑब्वियसली एफपीजी बनाया है। तो एफपीजी बनाया तो ये रहा अपना लास्ट ऑर्डर ब्लॉक। अब ये जो पीओआई है ना, लास्ट एफपीजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ये आपको पूरा लेना है, हमेशा याद रखना। लास्ट में लास्ट में एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है तो हम सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर नहीं करेंगे, हम एफपीजी से भी एंट्री लेने का प्लान कर सकते हैं। तो आप जब यहाँ से कंफर्मेशन लेके से कॉन्सेप्ट आप 5 मिनट में देख के यहाँ से एंट्री लेते, तब आप ये लिक्विडिटी हंट कर सकते थे। बिना आपका ऐसे लिए मार्केट ने सीधा आपको टारगेट अपने टीपी दिए है। तो ठीक है, हम अपने तीसरे पीओआई पे चलते हैं। तो मार्केट ने इसको टेप किया। टेप करने के बाद में हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, हम इस स्विंग को ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कंसीडर कर सकते हैं। अब इसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट तो कर दिया, लेकिन ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वैलिड कब है, जब इसके अंदर एक एफपीजी बनेगा। लेकिन इस पूरे के अंदर एक भी एफपीजी नहीं बना है। लेकिन इस पूरे लेक के अंदर कोई भी एफपीजी नहीं बना है। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा लेक है, इसके अंदर कोई भी एफपीजी नहीं है। तो मतलब ये एक पूरा ट्रैप है, ये एक पूरा लेक एक ट्रैप है, यहाँ पे कोई भी बिग प्लेयर्स एंटर नहीं हुए हैं। तो अब आप यहाँ पे एंट्री नहीं करोगे। आप क्या करोगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हार तक सिर्फ मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखोगे, आप कोई भी एंट्री का नहीं सोचोगे। तो अब मुझे आप एक बात बताओ, इतना पेशेंस है आपके अंदर? तो इतने टाइम तक सिर्फ आप इसको देखो, आप अपनी एंट्री ना लो। अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनोगे। अगर नहीं है तो इसके अंदर आपके बहुत सारे एसएल जाएंगे। फिर आप कहोगे कि एसएमसी आईसीटी वर्क नहीं करता, मैंने जो सिखाया है वो सब गलत है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, सिर्फ वेट कर रहे हो, आप सिर्फ देख रहे हो। आप सिर्फ देख रहे हो, आपको पता है कि आप सिर्फ एक ट्रेड लोगे, उसके अंदर आप सारा प्रॉफिट निकाल लोगे। फिर जब मार्केट नीचे आया, फिर इसको टैप किया, इसको टैप करने के बाद आपने वेट किया कि मैं एक और जंप देखूंगा। तो मार्केट ने जंप लिया। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे होगा, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है, पर मार्केट ने जंप लिया। तो जंप लिया तो अब आप क्या देखोगे? तो क्या इस जंप के अंदर कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बने हैं? तो हाँ, बने हैं। तो ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। तो क्या आपको एक ऑर्डर ब्लॉक भी मिल गया? तो जब आप यहाँ से ट्रेड लोगे, तब आप 5 मिनट में भी सेम प्रोसेस देखोगे कि क्या मार्केट 5 मिनट के पीओआई को टेप करके सेम ऐसे जंप लेके मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है या एक डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। और जंप होने के बाद में मार्केट उसको रिटेस्ट करता है। तब आप टारगेट ये आप पूरी लिक्विडिटी हंट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप क्या कर रहे हो, अपने पीओआई का वेट कर रहे हो और आप पीओआई से एंट्री ले रहे हो। और जब मार्केट पीओआई पर आ रहा है, तब आपको नहीं पता कि वो पीओआई वर्क करेगा या नहीं करेगा। कोई भी नहीं बता सकता कि ये पीओआई वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो आप क्या करोगे, वहाँ पे सिर्फ देखोगे। तो आप सिर्फ देख रहे हो, डेली का पीओआई है तो मैं 1 डे पे इसको देखता हूँ। आपने इस डेली के पीओआई को 1 आवर पे देखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 घंटे तक सिर्फ इसने एक जंप दिया। तो आपने सिर्फ इस जंप को देखा। हाँ, कि मार्केट ने जंप किया और उसके अंदर बिग प्लेयर्स एंटर हुए हैं। और फिर जब इसने पीओआई बना दिया, उसके बाद में 1 2 3 4 5 घंटे लगे इसको वापस रिटेस्ट करने में, इस पीओआई को वापस रिटेस्ट करने में। तब भी आपने वेट किया। तो जब मार्केट इस पे आया, तब आप इतना वेट करने के बाद में अपनी एंट्री ले रहे हो। और जब आप इतना वेट करने के बाद में इसमें एंट्री ले रहे हो, तब आपको रिवॉर्ड भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। तो इतना आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आप कितने भी टारगेट ले सकते हो, आप कितने भी प्रॉफिट ले सकते हो इसके अंदर। तो आप कितना टारगेट ले सकते हो, आपके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। तो इसको पकड़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपके अगर यहाँ पे बहुत सारे एसएल चले गए, तो आप इसको भी नहीं पकड़ पाओगे। और क्यों नहीं पकड़ पाओगे? क्योंकि आपके अंदर उस टाइम में एक डर होगा। और वो और नहीं तो वो डर आपको यहाँ पे एंट्री लेने लेगा। और अगर आपने उस डर को ओवरकम करके ट्रेड ले भी ली, तो कभी भी आपको इतना होल्ड नहीं करने देगा। आपके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, फिर से मेरा ऐसे ले लिया, यहाँ से फिर से ऊपर गया, फिर भी मेरा ऐसे ले लिया। और फिर भी मार्केट ऐसा ना करेगी एक बार फिर कि मार्केट थोड़ा ऊपर जाए और यहाँ से मेरा ऐसे ले ले। तो आप क्या करोगे, यहाँ से एंट्री लेके यहीं कहीं पे निकल जाओगे। और फिर इस मोमेंट को आप सिर्फ देखते रह जाओगे। इसीलिए हमेशा वेट करके एंट्री लो और अपने बायस को सबसे पहले क्लियर करो। आपको मार्केट में हमेशा पता होना चाहिए कहाँ पे लिक्विडिटी है और कहाँ पे पीओआई है। डेली टाइम फ्रेम पर जब आप मार्केट को ऑब्जर्व करते हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, सारी लिक्विडिटी मार्क कर लो और सारे पीओआई मार्क कर लो। तो जैसे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। जैसे देखो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ पे भी एक
ऑर्डर ब्लॉक है, आपने यहाँ से एंट्री ली, तो अब आपका टारगेट क्या होगा, लिक्विडिटी। लेकिन आप क्या देखोगे, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि ये पीओआई भी वर्क करेगा और मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि मार्केट इसको रेस्पेक्ट देगा। लेकिन फिर भी आपको अगर कंफ्यूजन हो, तो एक्चुअल में तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंसोलिडेशन हुआ है पहले, तो वेट कर लो थोड़े दिन, ट्रेड मत करो, दूसरे पेयर के अंदर ट्रेड कर लो। मार्केट में बहुत सारे पेयर्स हैं, वैसे आपको सिर्फ एक पेयर को मास्टर करना चाहिए। लेकिन जब कंडीशन ही ऐसी हो जाए, मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, तो क्या ज़रूरी है रोज ट्रेड करना। आपको जब पता चल गया, आपने यहाँ से ट्रेड ली, यहाँ पे बुक की, और फिर जब ये डोजी कैंडल या मार्केट यहीं रुका रहा, तो आपको पता चल गया कि मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, तो रुक जाओ थोड़े दिन, तो वेट कर लो और दूसरे पेयर में ट्रेड कर लो। अब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, अब आप ट्रेड कैसे कर सकते हो, जैसे दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मार्केट रेंज करने के बाद में क्या करता है, एक एक्सपेंशन करता है। तो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, एक्सपेंशन। तो जैसे मैंने सिखाया है कि एक्सपेंशन में भी हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रेड कब करना है, जब एक्सपेंशन के बाद में रीटेस्ट हो, तो हम यहाँ रीटेस्ट अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेडिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि आपको रोज ट्रेड करनी ही करनी है। ट्रेडिंग ऐसी चीज है जिसमें आपको सिर्फ एक दिन वार करना है, और आपने जितने दिन ट्रेडिंग नहीं की, उसको सारे को वसूल कर लेना है उस एक ट्रेड के अंदर। तो ये होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुल होने का सबसे अच्छा मंत्र यही है कि आपको वेट करना पड़ेगा। आपको वेट करना आना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि कब मुझे ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड करने के लिए तो आप जब भी मार्केट को ओपन करेंगे, तो आपको सेटअप दिख जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर कामयाब वही होगा जिसको ये पता चल जाए कि मुझे हाँ अब ट्रेड नहीं करनी है। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा कि मार्केट कैसे मूव करता है। तो मार्केट कैसे मूव करता है, मार्केट क्या करता है, पीओआई को टैप करता है और पीओआई से वापस लिक्विडिटी पे जाता है। जब मार्केट लिक्विडिटी ले लेता है, तो मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली और एक और पीओआई यहाँ पे बना दिया। तो ये जो पीओआई होते हैं, ये एक मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मैग्नेट का काम मतलब, तो ये जो प्राइस ऊपर जा रहा है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। और मार्केट क्या करता है, इस पीओआई को टेप करने के लिए आता भी है, क्योंकि मार्केट को जो बिग प्लेयर्स है वो एंटर करना चाहते हैं, वो उसे सस्ते में खरीदे और महंगे में बेच पाए। इसलिए मार्केट क्या करता है, पीओआई की तरफ अट्रैक्ट होके पीओआई के पास आता है, ताकि बिग प्लेयर्स अपनी एंट्री प्लान कर सके। फिर से मार्केट ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बन गया, मतलब मार्केट के लिए एक मैग्नेट बन गया, जो क्या करेगा, इसको नीचे की ओर खींचेगा। फिर से मार्केट ने पीओआई को टैप किया और अपने बाइस डन किए, अपनी लिक्विडिटी ले ली। फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से मार्केट ने क्या किया, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाए, जो क्या करेंगे, मार्केट को नीचे खींचने की। मार्केट को नीचे खींचा, यहाँ से फिर से एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बने, फिर से मार्केट ने इसको टैप किया और अपनी लिक्विडिटी ले ली। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर मार्केट के लिए क्या बन गए, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, जो क्या करेंगे, मार्केट को नीचे खींचने का काम करेंगे। फिर से मार्केट पीओआई पे आया और मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली। तो मार्केट ऐसे ही मूव करता है। तो अब इतना मोमेंट हो गया था, फिर यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया। तो आप क्या कर सकते हो, अपने दूसरे काम जो आप करते हैं वो करो और अपनी लाइफ को एंजॉय करो। और एक बार जब आप इसको मास्टर कर लोगे, जो मैं बोल रहा हूँ, एक बार आप 1 आवर को मास्टर कर लोगे, तो फिर आप यहाँ पे भी ट्रेड लेना सीख जाओगे। लेकिन आप डायरेक्ट यहीं पे एंटर होके ट्रेड करोगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके बहुत ज़्यादा एसएल जाए। और आपने स्टार्टिंग फेसेस में बहुत ज़्यादा एसएल ले लिए ना, तो फिर उस माइंडसेट से निकलना, उस माइंडसेट को चेंज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
तो आप 1 आवर फॉलो करो। अगर इसके अंदर भी आप 1 आवर को फॉलो करोगे तो आपके इतने एसएल नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली बात है, एसएल तो जाते ही है। जितना आप 5 मिनट में ट्रैप होके एसएल ले रहे हो उससे अच्छा आप 5 मिनट पे ट्रेड करो। एक एसएल ले लोगे तो आपको 2 टीपी भी मिल जाएंगे। तो ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने ओवरऑल 22 पढ़े। ओवरऑल 22 मतलब हमने ये पढ़ा कि ओवरऑल 22 मतलब मार्केट अगर एक पीओआई से निकल रहा है तो वो क्या करेगा? अपनी लिक्विडिटी को हंट करेगा। तो मार्केट अपनी लिक्विडिटी, जैसे यहाँ पे भी देखो ये लिक्विडिटी थी तो मार्केट ने क्या किया? इस लिक्विडिटी को हंट किया। तो हमने ये पढ़ा। अब अगले लेक्चर में आप क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऑब्वियसली ये मार्केट लिक्विडिटी की तरफ जा रहा है तो डायरेक्ट ये एक कैंडल में नहीं जाएगा। तो मार्केट क्या करेगा? एक एक कैंडल बनाते हुए थोड़े दिन लेके जाएगा। तो हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले दिन की कैंडल कैसे होगी और उसके नेक्स्ट डे की कैंडल कैसे बनेगी और उसके नेक्स्ट डे की कैंडल कैसे बनेगी? तो ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पे क्या था? एक वीकली ऑर्डर ब्लॉक था तो मार्केट ने क्या किया? वीकली ऑर्डर ब्लॉक को टेप किया। तो आपको पता है कि मार्केट क्या करेगा? इस लिक्विडिटी को हंट करेगा। अब आपको डायरेक्शन तो पता चल गई कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है, पर आपको ये भी पता है कि मार्केट एक कैंडल में तो यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा। आपको ये भी पता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट नहीं जाएगा, वो स्विंग बनाते हुए जाएगा और एक एक कैंडल बनाते हुए जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? अगले लेक्चर में हम इन कैंडल को प्रेडिक्ट करना सीखेंगे। जैसे आज अगर ये कैंडल बनी है तो अगले दिन की कैंडल कैसे बन सकती है और उसके अगले दिन की कैंडल कैसे बन सकती है और उसके अगले दिन की कैंडल कैसे बन सकती है। हम इन कैंडल्स को ऑब्जर्व करना सीखेंगे और एक एक दिन की कैंडल कैसे बनेगी हम उनको इस बायस के साथ में मिक्स करेंगे। तो जिससे क्या होगा? ऐसी जगह पे आपको कैसे ट्रेड लेनी है उसका भी थोड़ा आइडिया लगेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मुझे पता है ये थोड़ा रिपीटेटिव है, लेकिन इसको पढ़ाना, इसको समझाना ज़रूरी था ताकि आगे आने वाले 22 के लेक्चर के अंदर हम इसको अच्छे से समझ पाए। इसीलिए मैं 22 के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं 22 को पूरा समझाऊंगा। तो ठीक है, बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई या लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।